आज से हम लोग झारखंड इतिहास को कवर करेंगे और झारखंड इतिहास की पहली कड़ी हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो जनजाति हैं, जनजाति का शासन व्यवस्था से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज पहला क्लास हम लोग करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी में ये शासन व्यवस्था काम करेगा। और यहाँ तक कि जेपीएससी का सिलेबस में तो पहला ही टाइटल है मुंडा शासन व्यवस्था, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। तो मैं आज क्लास जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए कराऊंगा कि ताकि आपको जब एक बार पूरे कंटेंट को आप समझ लेंगे तो पीटी के साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव भी लिखने के लिए सीख लेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था, और मेरे साथ आप भी कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ साथ उतारते चलिए और समझते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था का पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है प्रजाति का। प्रजाति, ठीक है, मतलब कि मुंडा जो जनजाति है वो किस प्रजाति का है। तो ये प्रजाति का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह। देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह। तो ऐसे यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडा जो है वो किस प्रजाति के थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह के थे। उसके बाद आता है इनकी भाषा। तो भाषा, तो इनकी भाषा जो थी वो मुंडारी थी। मुंडारी भाषा याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडा की भाषा कौन सी है। तो मुंडा की भाषा है मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक के परिवार के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से समझिए प्रजाति। तो प्रजाति क्या हुआ, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह, और भाषा क्या हुआ, मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार के अंतर्गत ये भाषा आता है, जो भाषा का क्या नाम है, मुंडारी। उसके बाद जो मुंडा जो थे वो अपनी भाषा को होडो जगर भी कहते थे। तब ये बात को याद रखना है कि मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे, होडो जगर कहते थे। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे, होडो जगर। एक बार फिर से समझिए, प्रजाति हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह, और भाषा हो गया मुंडारी, और मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते थे। क्या कहते थे, होडो जगर। उसके बाद अब बात करते हैं इनकी निवास स्थान की, कि मुंडा जो जनजाति है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। आपको पता है झारखंड में 32 प्रकार के जनजाति हैं, जिसमें मुंडा जनजाति का स्थान तीसरा है। तो अब इनकी बात करते हैं कि मुंडा का निवास स्थान झारखंड में कहां कहां है। तो सबसे पहला रांची में है, उसके बाद खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना। देखिए, अब एक बार फिर से रीड कीजिए। मुंडा का निवास स्थान झारखंड में कहां कहां है, तो रांची में है, खूंटी में है, हजारीबाग में है, गुमला में है, सिमडेगा में है, गिरिडीह में है, सिंहभूम में है, संथाल परगना में है। क्लियर हो गया। तो अभी हमने बात किया कि मुंडा की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह, और भाषा इसका मुंडारी हो गया, और मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे, होडो जगर कहते थे। और मुंडा का निवास स्थान रांची है, खूंटी है, हजारीबाग है, गुमला है, सिमडेगा है, गिरिडीह है, सिंहभूम है, और संथाल परगना है। अब बात करते हैं कि मुंडा कहां से आए हैं। आपको तो पता चल गया कि झारखंड की बात हो रही है, तो अब बात करना है कि मुंडा आखिर कहां से आए। तो मुंडा कहां से आए, इस पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का विभिन्न प्रकार के मत है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ का कहना है कि इनका मूल भूमि जो है वो तिब्बत है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका मूल भूमि जो है वो तिब्बत है। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि ये भारत के दक्षिण पश्चिम से आर्यों के दबाव में पहले मध्य प्रदेश आए और फिर छोटा नागपुर में बस गए। एक बार बातों को समझिए। हम पढ़ रहे हैं कि मुंडा कहां से आए। तो मुंडा कहां से आए, इस तर्क पे विभिन्न प्रकार के विद्वानों का एक कहना है। कुछ का कहना है कि इनका मूल भूमि तिब्बत है, कुछ का कहना है कि दक्षिण पश्चिम आर्यों के दबाव में, दक्षिण पश्चिम से आर्यों को दबाव में मध्य प्रदेश आए और फिर छोटा नागपुर में बस गए।
लेकिन कुछ का ये कहना है कि ये भारत के दक्षिण पूर्वी से आए और असुर जनजाति को पराजित करके झारखंड में बस गए। इस लाइन कहने का मतलब यह है कि झारखंड में मुंडा जनजाति से पहले असुर जनजाति रहते थे, यहाँ पर राज करते थे, और मुंडा जो है दक्षिण पूर्वी से आए और असुर जनजाति को खत्म कर दिए, मतलब उनको मार दिए, और उसके बाद झारखंड में एक बस गए। क्लियर हो गया? तो ये है इनका मुंडा कहां से आए, ये कंटेंट है। तो एक बार फिर से समझिए कि इनका मूल भूमि तिब्बत माना जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम आर्यों को दबाव में मध्य प्रदेश आए और फिर छोटा नागपुर में बस गए। और फिर है कि ये भारत के दक्षिण पूर्वी से आए और यहाँ जो झारखंड में पहले असुर जनजाति का राज चलता था उसको पराजित कर दिए और झारखंड में बस गए। अब बात करते हैं कि मुंडा गांव के विशेष स्थल कौन कौन है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडा गांव के विशेष स्थलों की संख्या कितनी है। तो विशेष स्थलों की संख्या है 3, अखड़ा, सरना और शासन। याद रखिए, अखड़ा, सरना, शासन। तो अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अखड़ा क्या है। अखड़ा को समझते हैं कि अखड़ा क्या है। तो कह रहा है कि जहां पंचायत की बैठक होती थी, जहां पंचायत की बैठक होती थी, हर प्रत्येक गांव का, मुंडा में प्रत्येक गांव का एक अलग अलग पंचायत होता था। तो जहां पंचायत की बैठक होती थी, अभी भी जिस प्रकार से बैठक होता है, हम लोग के भी समाज में जिस प्रकार का बैठक होता है ना पंचायत का, उसी प्रकार से कह रहा है कि जहां पंचायत की बैठक होती थी उसको क्या कहते थे? अखड़ा। अखड़ा में और क्या होता था कि युवक और युवतियां एकत्र होकर नृत्य करते थे। मतलब कोई भी फेस्टिवल जब होता था तो एकत्रित होकर एक जगह होकर वहां नाचने गाने का कार्यक्रम करते थे। उस जगह को बोलते थे, उस स्थल को बोलते थे अखड़ा। एक बार फिर से समझिए, अखड़ा किसको कहते हैं? जहां पंचायत की बैठक होती है और युवक और युवतियां एकत्र होकर नृत्य करते थे, उस स्थल को क्या कहेंगे? अखड़ा। अब अखड़ा क्या है? मुंडा गांव के विशेष स्थल है। अब अगला बात करते हैं सरना। सरना क्या है? तो जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। हर गांव का एक एक देवता होते हैं, जैसे अभी भी देवता है, ठीक है, जिस प्रकार से मंदिर होता है ना, तो उस प्रकार से जहां ग्राम देवता का निवास है, जहां ग्राम देवता निवास करते हैं, ठीक है, उस स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। और कह रहा है कि प्रत्येक गांव के देवता के लिए यह स्थल निर्धारित होती है। मतलब जो प्रत्येक गांव के देवता जो थे उनका एक जगह निर्धारित होता था कि यही ये देवता रहेंगे, और उस स्थल को क्या कहा जाता था? मुंडा गांव में सरना। अब अगला बात करते हैं शासन की। शासन क्या है? तीसरा विशेष स्थल है शासन। तो शासन है समाधि स्थल। शासन किसको कहते हैं? समाधि स्थल को जहां शव को दफनाया जाता है, जहां शव को दफनाया जाता है। और एक पॉइंट यहां पर याद रखना है आपको कि समाधि स्थल पर एक पत्थर के सील रखे जाते हैं। एक पत्थर, समाधि स्थल पर एक पत्थर के ऊपर से सील रखे जाते हैं, जिसे शासन दिरी कहते हैं। एक देखिए यहां पर की पॉइंट को समझना है कि समाधि स्थल पर एक पत्थर के सील रखे जाते हैं, जिसे शासन दिरी कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? शासन दिरी। तो अभी हमने देखा कि मुंडा गांव के विशेष स्थल कौन कौन हुए? अखड़ा, सरना, शासन। तो अखड़ा किसको कहेंगे? जहां पंचायत की बैठक होती थी और युवक और युवतियां एकत्र होकर नृत्य करते थे। सरना किसको कहेंगे? जहां ग्राम देवता निवास करते थे और प्रत्येक गांव के देवता के लिए यह जगह निर्धारित होती थी। उसके बाद शासन किसको कहेंगे? तो समाधि स्थल को कहेंगे, जहां पे शव को दफनाया जाता था। समाधि स्थल पर एक पत्थर की सील भी रखा जाता था, जिसे शासन धीरी कहते हैं। तो अगला टाइटल है मुंडा किस प्रकार यहाँ के स्थायी निवासी हो गए हैं। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? मुंडा शासन का इंट्रोडक्शन में देखा प्रजाति, भाषा, उसके बाद निवास स्थान, उसके बाद मुंडा कहां से आए और मुंडा गांव के विशेष स्थल के बारे में चर्चा किया। अब हम चर्चा करते हैं कि मुंडा किस प्रकार यहाँ के अस्थाई निवासी हो गए, मतलब कि झारखंड के अस्थाई निवासी हो गए।
मुंडा किस प्रकार अस्थायी निवासी हो गए? तो कह रहा है कि कृषि कार्य करने के लिए वनों को साफ सुथरा किया। सबसे पहले वो आए और यहाँ असुर जनजाति का राज चलता था, उनको पराजित कर दिया। तब तो उनको बसना था, तो बसने के लिए इन्होंने क्या किया? कृषि कार्य के बारे में सोचा। तो कृषि कार्य कब होगा? जब वो वनों को साफ सुथरा करेंगे और उसको खेत लायक बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया? कृषि कार्य करने के लिए वनों को साफ सुथरा किया तथा उसे खेत के रूप में ढाल दिया, मतलब कि खेत बना दिया। उसके बाद देखिए कह रहा है कि मुंडा द्वारा बनाया गया खेत। अब वो खेत बना दिए, मुंडा द्वारा बनाया गया खेत को बोलते हैं खुटखुटी खेत। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंडा द्वारा बनाया गया खेत को कहते हैं खुटखुटी खेत। और मुंडा द्वारा बसाया गया गांव। अब खेत बना दिया गया, खेती करना है तो वहां रहना भी होगा, तो गांव बस गया। तो मुंडा द्वारा बसाया गया गांव को बोलेंगे खुटखुटी गांव। अब यहां से 2 पॉइंट को आपको याद करना है। पहला पॉइंट कि मुंडा द्वारा बनाया गया खेत को क्या कहते हैं? तो खुटखुटी खेत कहते हैं। और मुंडा द्वारा बसाया गया गांव को क्या कहते हैं? तो खुटखुटी गांव कहते हैं। और जो मुंडा खेत को तैयार करते थे, जो मुंडा खेत को तैयार करते थे, जिस प्रकार से आज भी जो खेत को तैयार करते हैं वही खेत का मालिक होता है, तो उस मालिक को मुंडा जनजाति में क्या कहते थे? देखिए, जो मुंडा खेत को तैयार करते हैं, जो मुंडा खेत को तैयार करते हैं उसको बोला जाता है खुटकटीदार। उसको क्या कहा जाता है? खुटकटीदार। तो यहां से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि मुंडा द्वारा बनाया गया खेत खुटखुटी खेत, मुंडा द्वारा बनाया गया गांव खुटखुटी गांव, और मुंडा द्वारा जो खेत तैयार किया जाता था, मतलब जो मुंडा खेत को तैयार करता था वो मालिक होता था, उस मालिक को कहते थे खुटखुटीदार। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड मुंडा शासन व्यवस्था का, जिसमें हमने देखा प्रजाति, भाषा। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे? उनकी निवास स्थान कहाँ था? मुंडा कहां से आए? मुंडा गांव का विशेष स्थल, अखड़ा, सरना, शासन के बारे में हमने देखा। और उसके बाद देखा कि मुंडा किस प्रकार यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए, मतलब झारखंड के अस्थायी निवासी किस प्रकार से हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे कि मुंडा का विस्तार किस प्रकार से हुआ, मुंडा का विस्तार किस प्रकार से हुआ झारखंड में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मुंडा का विस्तार किस प्रकार हुआ, मुंडा किस प्रकार से पूरे झारखंड में फैलते गए, मतलब विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो कह रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो खुट्टी कटीदारों ने आपस में नए गांव बसाने लगे। जाहिर है कि समय बढ़ेगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। तो जब जनसंख्या बढ़ने लगा तो खुटकटीदार कौन थे? जो खेत बनाते थे। तो खुटकटीदारों ने आपस में नए नए गांव बसाने लगे, मतलब गांव का जो है डेवलपमेंट होने लगा, गांव का इंक्रीजमेंट होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो नए गांव बने, ध्यान दीजिएगा, जो नए गांव बने, ऐसा नहीं है कि वहां का सामाजिक व्यवस्था जो संचालन होता था उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन पुराना गांव के तर्ज पर ही होता था। ऐसा नहीं है कि जो नया गांव बना, जनसंख्या बढ़ा, तो खुटकटीदार जो थे, जो खेत को तैयार करते थे, जो मालिक होते थे, उन्होंने नया नया गांव बसाने लगा। लेकिन ऐसा पुराना गांव का जो सिस्टम चला आ रहा था वही नया गांव में भी लागू हुआ। ऐसा नहीं है कि नया गांव बन गया और उस गांव के लिए अलग नियम कानून तैयार हो गए, वैसा नहीं है। तो ये लाइन को समझिए, कह रहा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन पुराना गांव के तर्ज पर ही होता था। फिर क्या हुआ कि उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ा और जनसंख्या बढ़ते गया तो अब मुंडा की जरूरत थी ग्राम पंचायत की।
अब किसकी जरूरत पड़ गई? पंचायत की। और अब आप कह सकते हैं कि मुंडा पंचायत की यहीं से डेवलपमेंट हुआ, यहीं से मुंडा पंचायत डेवलप किया। तो अब आगे आते हैं, मतलब मुंडा की पंचायत जो है यहां से विकसित हो गई। आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा तो खुदकटीदार ने नया गांव बनाया, लेकिन नया गांव का वही नियम था जो पुराने गांव का था। अब यहाँ जैसे जैसे फिर जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ जो है मुंडा पंचायत डेवलप हुआ, मुंडा पंचायत विकसित हुआ। अब जानते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण पद। अब यहाँ पर पंचायत डेवलपमेंट हो गया, पंचायत का डेवलपमेंट, पंचायत विकसित हो गई। तो अब इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद थे। वो पद कौन कौन थे सीखेंगे। तो सबसे पहला पद था मुंडा। मुंडा को जानते हैं कि मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था, जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता है। इसका प्रमुख मुंडा कहा जाता था। तब याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब इस जनजाति में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था और उस पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था? मुंडा कहलाता था। अब बात करते हैं पढ़ा की। अब ये पढ़ा कैसा पद है? मुंडा का हम समझ गए कि मुंडा प्रमुख होता था, एक प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था और जिसका प्रमुख क्या कहलाता था? मुंडा। अब समझते हैं पढ़ा क्या होता था। तो कई मुंडा गांवों का समूह, अब वो कितना गांव होते थे? 15 से 20 गांव। याद रखिएगा 15 से 20 गांव का मुंडा के गांव का समूह होता था, जिसे क्या कहा जाता था? पढ़ा। जिसे क्या कहा जाता था? पढ़ा। अब यहां कह रहा है कि कई पट्टी आपस में मिलकर, पट्टी क्या है? अब पट्टी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कई ग्राम पंचायत आपस में मिलकर एक पट्टी का निर्माण करते थे और कई पट्टी आपस में मिलकर एक पढ़ा का निर्माण करते थे। तब याद रखिएगा, तब पढ़ा कहलाता था कितना? 15 से 20 गांव। और कई पट्टी आपस में मिलकर पढ़ा का निर्माण करते थे और पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसको पढ़ा राजा कहा जाता था। याद रखिएगा। अब यहां से देखिए, पहले मुंडा को समझिए। मुंडा क्या हुआ? प्रत्येक गांव का पंचायत, जिसका प्रमुख क्या हुआ? मुंडा। उसके बाद कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पट्टी का निर्माण किए और वो पट्टी से बना पढ़ा और पढ़ा का प्रमुख कहलाएगा पढ़ा राजा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई मुंडा गांव का जो समूह होता था, मतलब 15 से 20 गांव, 15 से 20 गांव का जो समूह होता था उसको भी पढ़ा कहते थे और पढ़ा का प्रमुख क्या कहलाता था? पढ़ा राजा। अब जानते हैं पट्टी। तो पट्टी क्या है? देखिए अभी मैं तुरंत बताया कि पट्टी क्या है। तो कई ग्राम पंचायतों को क्या कहा जाता था? पट्टी कहा जाता था। और एक पट्टी किसका निर्माण करते थे? पढ़ा का निर्माण करते थे। और पढ़ा क्या कहलाते थे मुंडा शासन व्यवस्था में? पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते थे मुंडा शासन व्यवस्था में? पढ़ा राजा। आप याद रखेंगे। तो अभी तक हमने प्रजाति को देखा, भाषा को देखा। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे? उनका निवास स्थान क्या था? मुंडा कहां से आए? मुंडा गांव के विशेष स्तर को देखा। मुंडा किस प्रकार यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए इसके बारे में भी हमने देखा। और फिर देखा मुंडा का विस्तार किस प्रकार से हुआ और मुंडा शासन की व्यवस्था का महत्वपूर्ण पद मुंडा। प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मुंडा। फिर देखा पढ़ा को, पढ़ा 15 से 20 गांव का एक समूह पढ़ा और पढ़ा का प्रमुख क्या हुआ? पढ़ा राजा। अब देखिए पट्टी, कई ग्राम पंचायत को खुट्टी पट्टी कहा जाता है और पट्टी का जो प्रमुख होता है, देखिए यहां से याद रखिएगा ये वर्ड अगला शासन व्यवस्था में भी रिपीट होने वाला है। मानकी। पट्टी का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? मानकी। तो कई ग्राम पंचायत आपस में मिलकर पट्टी का निर्माण करते थे और पट्टी का प्रमुख क्या कहलाता था? मानकी। अब इन सारे बातों को आप मैप द्वारा भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले गांव, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गांव हो गया, ठीक है। उसके बाद बना ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत बना गया। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं बातों को। ग्राम पंचायत, देखिए पहले गांव था और फिर ग्राम पंचायत बन गया
और ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाया? मुंडा। तुम ध्यान से समझिएगा, गांव से क्या बना? ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या हो गया? मुंडा। ग्राम पंचायत क्यों बना? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ खुट्टी कट्टीदार जो थे वो नए नए गांव बसाने लगे थे, वहीं से ग्राम पंचायत डेवलप हुआ था। तो पहले गांव, देखिए गांव, और फिर बना ग्राम पंचायत जिसका प्रमुख क्या हुआ? मुंडा। उसके बाद कई ग्राम पंचायत थे, देखिए कई ग्राम पंचायत, यहां से कई ग्राम पंचायत जो है आपस में मिल गए। कई ग्राम पंचायत आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिए? एक पट्टी का निर्माण कर लिए। कई ग्राम पंचायत आपस में मिलकर एक पट्टी बनाए जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? मानकी। तभी आप याद रखें, गांव से बना ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत जब हो गए तो वह कहलाया पट्टी, और पट्टी का प्रमुख हो गया मानकी, और ग्राम पंचायत का प्रमुख हुआ मुंडा। अब कई गांव मिल गए, मतलब 15 से 20 गांव मिल गए हैं, और कई पट्टी को मिलाकर बना पढ़ा। तो यहां से कई पट्टी मिल गए, ठीक है, इस टाइप से कई पट्टी मिल गए, तो किसका बन गया? निर्माण हो गया? पढ़ा का निर्माण हो गया। पढ़ा का निर्माण हो गया, और पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते थे? पढ़ा राजा। ये बहुत जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में ये फैक्ट वो आपको तो याद ही कर लेना है। देखिए गांव से बना ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या हुआ? मुंडा। कई ग्राम पंचायत को क्या बोलेंगे? पट्टी, और पट्टी का प्रमुख हुआ मानकी। और कई गांव, जैसे 15 से 20 गांव मिल गए तो पढ़ा का निर्माण कर लिए, या कई पट्टी जो है पढ़ा का निर्माण करते हैं, और पढ़ा के प्रमुख को क्या कहते हैं? पढ़ा राजा। चलिए ये हो गया। अब इस पढ़ा राजा का 5 अधिकारी कार्यपालक होते थे, सहायक होते थे, जो इस राजा के अधीन ही काम करते थे, मतलब राजा के आज्ञा का पालन करते थे। तो 5 अधिकारी कौन कौन थे? देखिए, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। देखिए ध्यान से, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, ठीक है। अभी जो पद थे, दीवान, ठाकुर, पांडे और कर्ता और लाल, ये जो 5 पद थे वे वंशागुणक थे। मतलब कि जो दीवान है उसका बेटा भी क्या होगा? दीवान होगा। जो ठाकुर है उसका बेटा भी ठाकुर होगा। ये वंशागुणक पद थे। ये मतलब चुनाव द्वारा चयन इनका नहीं किया जाता था। लेकिन पढ़ा राजा का जो पद था, जो पढ़ा राजा के अधीन थे, मतलब उनके कार्यपालक थे, उनके सहायक थे, उनके अधीन कार्य करते थे, उनका पद वंशागुणक था। लेकिन पढ़ा राजा का पद वंशागुणक नहीं था, चुनाव द्वारा इस पद का चयन होता था। मतलब कि चुनाव द्वारा पढ़ा राजा का चयन होता था। तो अब कह रहा है कि मुंडा मानकी पढ़ा राजा के शासन व्यवस्था भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब यहां से समझिए कि मुंडा मानकी पढ़ा जो व्यवस्था था, क्यों? क्योंकि पढ़ा राजा वंशागुणत नहीं था, उत्तराधिकारी सिस्टम तो नहीं था, ये चुनाव वाला सिस्टम है। तो अभी भी क्या है? चुनाव वाला सिस्टम है। हम लोग जनप्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं? चुनाव द्वारा चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं। उसी प्रकार से पढ़ा राजा को भी चुनाव द्वारा चुना जाता था। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ा राजा, मुंडा मानकी पढ़ा राजा का जो शासन व्यवस्था था वो भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी शासन व्यवस्था था जो भारत का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आपका जवाब होगा मुंडा मानकी पढ़ा राजा। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था था, इसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि मुंडा शासन जो व्यवस्था था, मुंडा मानकी पढ़ा राजा का जो शासन व्यवस्था था, वह प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि पढ़ा पंचायत को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। कहने का मतलब जो मामला ग्राम पंचायत में नहीं सुलझा पाते थे, मतलब वाद विवाद जो भी ग्राम पंचायत में सोल्यूशन नहीं होता था, उसका सोल्यूशन क्या करता था? कौन करता था?
पढ़ा राजा करता था और पढ़ा राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होता था, इसको सबको मानना पड़ता था। इसलिए ये पढ़ा पंचायत को जो है सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा गया, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। मतलब इसका भी पढ़ा का भी एक अलग पंचायत था। तो यहाँ जब ये नहीं सुना जाता था वाद विवाद, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा जब निपटारा नहीं होता था तो यह मामला पढ़ा राजा के पास आता था और पढ़ा राजा इसका निदान करता था, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। अब आइए मतलब सबसे जो ऊपर होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री के भी ऊपर कौन है, राष्ट्रपति के भी ऊपर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। उस प्रकार से अब आइए कह रहा है कि इससे रिलेटेड मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड अब कुछ अभी पद हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पद को आगे बढ़ाते हैं और पाहन को देखते हैं कि पाहन क्या होते थे। तो यह मुंडाओं का पुजारी होता था, ठीक है, जो पूजा कराते थे। जैसे आज के दौर में भी जो पंडित जी पूजा कराते हैं, उस प्रकार से उस दौर में मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन जो है मुंडाओं का पुजारी होता था और धार्मिक अनुसंधान, पर्व त्योहार तथा विवाह शादी में प्रमुख भूमिका, मतलब कि धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते थे, त्योहार होता था, विवाह होता था, इसमें पाहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। उसके बाद ग्राम सभा के बैठक में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ग्राम सभा का जब बैठक होता था इसका इंपॉर्टेंट रोल वहां पर होता था पाहन का। उसके बाद करते हैं महतो की। महतो तो करा यह मुंडा और पाहन का सहायक होता था, मतलब एक चपरासी का काम करता था महतो मुंडा और पाहन का। तो पाहन कौन होगा, पुजारी, और मुंडा कौन होगा, ग्राम पंचायत का प्रमुख। तो यह मुंडा और पाहन का सहायक होता है। फिर कह रहा है कि मुंडाओं के कार्यक्रम की सूचना, जैसे मुंडा जो भी कार्यक्रम करते थे उसको सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाता है। कौन, महतो। महतो का क्या कार्य था कि मुंडा का जो कार्यक्रम होगा, ग्राम सभा का जो सूचना होगा वो लोगों तक पहुंचाता था। और फिर कह रहा है कि पंचायत के नियम को गांव के लोगों से अवगत कराता था। मतलब जो भी पंचायत के नियम बनते थे, जो महतो था वो गांव के लोगों तक की सूचना को पहुंचाता था और समझाता था। तो यह महतो का कार्य था। तो आज हमने देखा मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले प्रजाति, फिर देखा भाषा। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते थे, तो होडो जगत कहते थे। मुंडा का निवास स्थान देखा, रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना। और मुंडा कहां से आए, इस पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों का विभिन्न मत था। हमने तीसरा देखा यह भारत के दक्षिण पूर्व से आए और असुर जनजाति को पराजित करके झारखंड में बस गए। पहले यहाँ असुर जनजाति का शासन चलता था। मुंडा गांव के विशेष स्थल को भी हमने देखा, अखड़ा, सरना और शासन को देखा। अखड़ा में क्या होता था, जहां पंचायत की बैठक होती थी और जहां पे युवा और युवतियां कुछ फेस्टिवल को लेकर नृत्य करते थे, मतलब नाचते गाचते थे। उसके बाद जो है सरना, जहां ग्राम देवता निवास करते थे और प्रत्येक गांव के जो देवी देवता थे उनका एक निर्धारित स्थल होता था जिसको सरना कहते हैं। शासन किसको कहते हैं, जिसपे शवों को दफनाया जाता था और उस शव पर एक पत्थर का सील भी रखा जाता था जिसे कहा जाता था शासन दिरी। उसके बाद हमने देखा कि मुंडा किस प्रकार यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए। तो मुंडा जब आए यहाँ पर तो रहने के लिए उन्होंने क्या किया, कृषि कार्य को सोचा और कृषि कार्य करने के लिए उन्होंने वनों को साफ सुथरा किया और उसके बाद उसको खेत के रूप में ढाल दिया, मतलब खेत तैयार किया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मुंडा द्वारा बनाया गया खेत को क्या कहते हैं, तो खुटखुटी खेत कहते हैं। और मुंडा द्वारा बनाया गया गांव को क्या कहते हैं, या बसाया गया गांव को क्या कहते हैं, तो खुटखुटी गांव कहते थे। और जो मुंडा खेत को तैयार करते हैं, जो मुंडा खेत को तैयार करते थे उनको बोला जाता था खुटखुटी दार कहा जाता था। तो अब बातें कि मुंडा का विस्तार किस प्रकार से हुआ, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा, खुटखुटीदार जो खेत को तैयार करते थे उन्होंने आपस में ही नए नए गांव बसाना शुरू कर दिया। तो नया नया गांव जो बसा, ऐसा नहीं है कि नया गांव का नियम कानून और जो संचालन व्यवस्था था वो बदल गया, पुराने गांव के तर्ज पर ही होने लगा। अब उसके बावजूद भी जनसंख्या बढ़ा तो यहाँ पर एक पंचायत डेवलप हो गई, मुंडा पंचायत। तो मुंडा पंचायत के अंतर्गत, मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत
कुछ महत्वपूर्ण पद थे, जिसमें सबसे पहले मुंडा को जाने हम लोग। तो मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव में एक पंचायत होता था, जिसका प्रमुख जो है वो मुंडा होता था। मतलब गांव से ग्राम पंचायत बना, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता था मुंडा। उसके बाद कई ग्राम पंचायत आपस में मिलकर एक पट्टी का निर्माण किए, और पट्टी का प्रमुख होता था मानकी। और 15 से 20 गांवों का जो समूह होता था, या कई ग्राम पंचायत भी आपस में मिलकर एक पढ़ा का निर्माण करते थे, और पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसको कहते हैं पढ़ा राजा। और पढ़ा राजा के 5 अधिकारी भी थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, करदा और लाल। ये सभी पद वंशानुगत थे, मतलब उत्तराधिकारी थे। लेकिन पढ़ा राजा का जो पद था वह वंशानुगत नहीं था, उसे चुनाव द्वारा जो है चयन किया जाता था। यही एक मिसाल प्रस्तुत करता है कि भारत का ये प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है मुंडा मानकी पढ़ा शासन व्यवस्था। तब उसके बाद जो मामला ग्राम पंचायत तक नहीं निपटारा होता था, उस मामला को पढ़ा राजा देखता था, और पढ़ा राजा का अंतिम निर्णय होता था। इसलिए इस शासन व्यवस्था को, जो पढ़ा पंचायत था, उसको सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। उसके बाद पाहन मुंडाओं के पुजारी होते थे। धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और ग्राम सभा में भी इनका जो है पाहन का इंपोर्टेंट रोल होता था। महत्व जो था यह मुंडा और पाहन का सहयोगी होता था। और उसके बाद यह मुंडाओं द्वारा जो नियम कानून बनता था, और जो ग्राम पंचायत की सूचना था, वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे महत्व। तो अब बातें करते हैं कि वर्तमान में मुंडा शासन व्यवस्था का क्या स्थिति है, और इसका क्या अभी प्रारूप है वर्तमान में। तो वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। आपको पता ही होगा। तो सरकारी पंचायतें जब स्थापित हो गई, तो उनका जो शासन व्यवस्था था, मुंडा का शासन व्यवस्था में ये सरकारी पंचायतें हस्तक्षेप करने लगी। और अब धीरे धीरे अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है वह अब विलुप्त होती जा रही है। किसके कारण? सरकारी पंचायतें स्थापित होने के कारण। तो आज हमने देखा इतिहास का प्रथम कड़ी, जिसमें सभी प्रकार के शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। अगला शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहला हमने देखा मुंडा शासन व्यवस्था, जिससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। इससे 2 चीज का आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। सबसे पहला जेपीएससी, दूसरा सीजीएल, और तीसरा की झारखंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं, सभी के लिए ये शासन व्यवस्था आपको पढ़ना है। तो पीटी प्लस मेंस दोनों का तैयारी एक साथ। धन्यवाद।